हेलो एवरीवन, मैं जया राठौड़ स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तैयारी तक पर। इस वीडियो में देखेंगे भूगोल, इतिहास और संविधान के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। तो चलो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? आंसर है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगला देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है 7वां। अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का तो है दूसरा, फर्स्ट है चाइना, दूसरा है इंडिया। अगला देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.42%। अगला देखिए, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये है 17.70%। अगला देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। अगला देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगला देखिए, भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100। अगला है, भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई जो द्वीप समूह के सहित है कितनी है? 7516.5। अगला देखिए, भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? 7। वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अगला देखिए, भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? वो है 5। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार। अगला देखिए, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है? जल एवं स्थल दोनों सीमाएं वो कितने देशों के साथ मिलती है? 3। कौन कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अगला देखिए, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगला देखिए, इंदिरा पॉइंट बिंदु कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट बिंदु कहाँ स्थित है? यह है निकोबार द्वीप समूह में। और वापस आगे देखो, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? पिग्मलियन पॉइंट। फिर आ गया कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? ये कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर की। अगला है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? ये कौन सा है? इंदिरा कोल। फिर आ गया वापस से कि इंदिरा कोल किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। फिर अगला देखिए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? सरक्रिक। फिर है कि सरक्रिक किस राज्य में है? तो सरक्रिक किस राज्य में? गुजरात में है। अगला देखिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालंगू। तो वापस आ गया कि वालंगू किस राज्य है? किस राज्य है? तो वालंगू किस राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। सो किसका राज्य है? अरुणाचल प्रदेश का। तो अगला देखिए, कोलाबा प्लाइन कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे है?
मुंबई में। अगला देखिए, पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में स्थित है? पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में स्थित है? यह है तमिलनाडु में। अगला देखिए, भारत एवं चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? जो भारत और चीन है उसके बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। अगला देखिए, जो मैकमोहन रेखा है वो कब निर्धारित की गई थी? तो ये की गई थी 1914 ईस्वी में शिमला में। अगला देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? यह है डुरंग रेखा, जो है 1896 ईस्वी में सर डुरंग द्वारा की गई थी। अगला देखिए, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो यह है डुरंग रेखा। भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो वो है रेड क्लिफ रेखा। अगला देखिए, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1947 ईस्वी को सर सीजी रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर सीजी रेडक्लिफ द्वारा। अगला देखिए, भारत दक्षिण में श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? तो किसके द्वारा अलग होता है? पाक, जलडमरूम, मध्य तथा मन्नार की खाड़ी। अगला है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? जो निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है वह कौन सा है? वो है श्रीलंका। श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? जो श्रीलंका के बाद है जो वो कौन सा है? इंडोनेशिया। अगला है, भारत का मानक समय किसे मापा जाता है? भारत का मानक समय किसे मापा जाता है? तो वो किसे मापा जाता है? इलाहाबाद के निकट नैनी से मापा जाता है। अगला देखिए, कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? तो ये तो पता होगा कि कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? तो वो है, इसका आंसर है मध्य से, जो है 8 राज्यों से में से होकर गुजरती है। मध्य से गुजरती है, वो भी 8 राज्य में से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अगला देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित है? कौन कौन से देश सम्मिलित है? वो है 5। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। अगला देखिए, भारतीय राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? जो भारतीय राज्य हैं उनमें से तटरेखा, किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? गुजरात की। गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? जो गुजरात के बाद है वो किस राज्य की तटरेखा लंबी है? आंध्र प्रदेश की। अगला देखिए, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो भारत के कितने राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं? वो है 9। अगला देखिए, भारत व पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? भारत व पाकिस्तान की सीमा को कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात। अगला देखिए, भारत व चीन की सीमा को स्पष्ट करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? भारत व चीन की सीमा को, तो वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए, भारत व म्यांमार की सीमा को स्पष्ट करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? भारत व म्यांमार की सीमा को, अब देखिए ये कौन सा पूछ रहा है कि भारत व म्यांमार की सीमा को स्पष्ट करने वाले हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। अगला देखिए, भारत व बांग्लादेश की सीमा को स्पष्ट करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अब पूछ रहा है कि भारत व बांग्लादेश की सीमा को स्पष्ट करने वाले हैं, वो है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल। अगला देखिए, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? भारत के कुल कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? वो है 17। अगला देखिए, 3 और सॉरी इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। चीन और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? वो है त्रिपुरा। इसमें तो टाइपिंग में मिस्टेक है। तो अगला देखते हैं अपन,
त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? वो है संकोच नदी। अगला देखिए, शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? वो है सिपकिला दर्रा। अगला देखिए, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? जो अर्धचंद्राकार समुद्र तट है वो कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। भारत के निकट पूर्व में कौन सा देश है? भारत के निकट पूर्व में कौन सा देश है? वो है बांग्लादेश। भारत के निकट पश्चिम में कौन सा देश है? पहले पूर्व में पूछा था, अब कौन सा पूछ रहा है कि पश्चिम में कौन सा देश है? वो है पाकिस्तान। और भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? वो है अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? पूछ रहा है कि दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? वो है बंगाल की खाड़ी। तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो वो है म्यांमार से। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो किस राज्य की है समुद्र तट रेखा सबसे छोटी? वो है गोवा की। तो चलो, भूगोल के तो हो गए अपने, अब अपन देखते हैं भारतीय इतिहास के। तो भारतीय इतिहास का अपना टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ है? कौन से ग्रंथ से हैं? वेद ग्रंथ से हिंदू धर्म का आधार है, वेद ग्रंथ से। अगला है, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी है? हिंदू धर्म की जो पवित्र पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं? रामायण, महाभारत, वेद, पुराण। अगला देखिए, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो अद्वैतवाद का सिद्धांत था वो किसने प्रतिपादित किया था? वो था शंकराचार्य ने। अगला देखिए, विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने किया था? पहले था, तो अब क्यों कौन सा है? विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने किया था? रामानुज ने। अगला देखिए, द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? माध्वाचार्य ने। फिर है द्वैत अद्वैतवाद का सिद्धांत। अब है द्वैत और अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? निम्बार्काचार्य ने। अगला देखिए, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? जो जैन धर्म है उनके संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? वो थे ऋषभदेव। फिर है कि ऋषभदेव जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ। अगला देखिए, पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के। अगला है, ऋषभदेव ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकार किया? संन्यास जीवन को स्वीकार किया था वो था 30 वर्ष। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? जो जैन धर्म था उसके 24वें वे अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। अगला है, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और महावीर के पिता कौन थे? वो थे सिद्धार्थ, ज्ञात्रक कुल के शासक। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अगला है, महावीर की पत्नी व पुत्री का नाम क्या था? तो पत्नी यशोदा व अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वो था वर्धमान। महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की? 12 वर्षों तक। अगला है, महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। अगला है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? जांत्रिक में हुआ। संपूर्ण ज्ञान का बोध होने के बाद महावीर क्या कहलाए? तो इसका आंसर है जिन, जो है विजेता, अहरित जिसका अर्थ है पूज्य, निग्रंथ जो है बंधनहीन। अगला है, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो महावीर ने अपने उपदेश दिए थे प्राकृतिक अर्धमागधी में।
अगला है महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जामिल। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? दातिवाहन की पुत्री चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? गणधरों में विभाजित था। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित था? वो थे 11 गणधरों में। अगला है जैन धर्म का प्रथम बेहरा या मुख्य उपदेशक कौन हुआ? तो वह आर्य सुधर्मा। अगला है मगध में 12 वर्षों का विष्णुकाल कब पड़ा? मगध में 12 वर्षों का विष्णुकाल कब पड़ा? तो पड़ा 300 ईस्वी पूर्व। अगला देखिए, स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? जो स्थूलभद्र थे उनके शिष्य क्या कहलाते थे? श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। अगला है भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे? अब पूछ रहे हैं कि भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे? वो कहलाते थे दिगंबर। अगला है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जो जैन धर्म है उनके 3 रत्न हैं, वो कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अगला है मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में किसकी मूर्ति का निर्माण किया गया था? वो है गौतमीश्वर की मूर्ति। अगला देखिए, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? वो था चंदेल शासकों द्वारा। अगला है मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वो था मथुरा। अगला देखिए, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वह था मथुरा। अगला देखिए, मथुरा कला का संबंध किससे है? मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। अगला देखिए, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें ग्रहित है? तो वो है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। अगला देखिए, महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? तो 72 वर्ष की आयु में हुई। अगला देखिए, महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो हुई थी 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी राजगिरी में। अगला देखिए, जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ? जो जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय थे उनका विभाजन कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला देखिए, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो वो की थी पावा में। अगला है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो महावीर की मृत्यु हुई उसके बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो वह सुधर्मन। अगला है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचिता कौन है? जो जैन ग्रंथ था उसके कल्पसूत्र के रचिता कौन है? भद्रबाहु। अगला है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो है गुजरात के चालुक्य वंश ने। अगला है परिशिष्ट पर्वन रचना किस धर्म से संबंधित है? तो वह है जैन धर्म से। अगला है परिशिष्ट पर्व के रचिता कौन है? तो वह है हेमचंद्र। अगला है दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चालुक्यों के सोलंकियों ने। अगला है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान के लिए वो क्या शब्द है? केवल्य। अगला है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो देखिए 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में। अगला है प्रथम जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? वो था स्थूलभद्र। अगला है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो वह 6वीं शताब्दी वल्लभी गुजरात में। अगला है द्वितीय जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? तो वह था समाश्रवण।
द्वितीय जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? क्षमा श्रवण। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमागधी में। अगला ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो है अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ। अगला है अनेकात्मवाद किस धर्म के लोगों का सिद्धांत व दर्शन है? जो अनेकात्मवाद है वो किस धर्म के लोगों का सिद्धांत व दर्शन है? जैन धर्म का। अगला किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो है भगवती सूत्र। अगला है जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो था सांड। अगला है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो था सर्प। और जैन तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? वो था सिंह। अगला है कि अरिष्टनेमी को किस भगवान का निकट संबंधी माना जाता है? तो है भगवान कृष्ण। अगला है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। अगला है एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज वह है गौतम बुद्ध। फिर है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। अगला है कि गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? तो गौतम बुद्ध के पिता शाक्य गण के मुखिया सुद्धोधन। अगला है कि गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु कब हुई? तो इनके जन्म के 7वें दिन हुई। अगला है कि गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? तो इनका लालन पालन किसने किया? सौतेली माँ प्रजापति ने। अगला है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला है कि गौतम बुद्ध का विवाह कब और किससे हुआ? तो गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या क्या दृश्य देखे? तो क्या क्या देखे के आंसर है कि बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सब एवं सन्यासी। अगला क्वेश्चन देखिए, सांसारिक समस्याओं में व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कब गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? जो गौतम बुद्ध है उनके गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। अगला देखिए, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने कहाँ से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की? गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने कहाँ से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की? तो है वैशाली के आलार कलाम से। अगला है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम। अगला है कि आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की? राजगीर के रुद्र करामपुत से। राजगीर के रुद्र करामपुत से। अगला देखिए, सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो थी निरंजना फल्गु नदी के किनारे। अगला है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ, ऋषिपत्तनम। अगला है कि बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? बुद्ध के जो प्रथम उपदेश को थे उसको बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली में। अगला है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किन मुख्य राज्यों में दिए? तो वह कौशल, वैशाली, कौशाम्बी। अगला है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती, जो है कौशल देश की राजधानी। अगला है कि बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? जो बुद्ध थे उनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित व उज्जैन।
अगला है कि बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई, तो उनकी हुई थी 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर जो है देवरिया उत्तर प्रदेश में। अगला है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था, महापरिनिर्वाण। फिर है कि बुद्ध जन्म के प्रतीक क्या है, बुद्ध जन्म के प्रतीक क्या है, वो है कमल एवं शांड। अगला है कि बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक क्या है, वो है स्तूप। फिर अगला है कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया, वो है चीनी कैंटोन अभिलेख से। अगला है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, वो है बुद्ध, धम्म, संघ। अगला देखिए बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं, वो है हीनयान एवं महायान। अगला देखिए धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, बौद्ध धर्म द्वारा। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है, वो है वैशाख पूर्णिमा। अगला देखिए बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी, वह है गांधार शैली। अगला है कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया, जो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया वो किस शैली के अंतर्गत किया गया, मथुरा कला। अगला है कि सांची किसके लिए विख्यात है, सांची वो है सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। अगला है मठ मंदिर व स्तूप किस धर्म से संबंधित है, जो मठ और मंदिर व स्तूप है वो किस धर्म से संबंधित है, वो है बौद्ध धर्म से। अगला है जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए, जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए, वह बिंबिसार के। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, वो थी महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है अश्व और घोड़ा। अश्व है जो कि है घोड़ा, अश्व या घोड़ा। अगला है कि बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है, जो बौद्धों की रामायण है वो किस ग्रंथ को कहा जाता है, बुद्ध चरित को। जो बुद्ध चरित की रचना किसने की, बुद्ध चरित की रचना किसने की, और इसका आंसर नहीं है। अगला है महाविभाषा शास्त्र की रचयिता कौन है, महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है, वह है वसुमित्र। अगला देखिए कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, वो है अभिधम्म पिटक। योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे, मैत्रेयनाथ। योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे, वो थे मैत्रेयनाथ। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, वो थे धर्मपाल ने की। अगला है किस शासक के शासनकाल में नेपाल बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, वो था अशोक। अगला है कि बोध गया कहाँ स्थित है, तो बोध गया कहाँ स्थित है, बिहार में। अगला है जातक किसका ग्रंथ है, तो जातक किसका ग्रंथ है, बौद्ध का। अगला है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जो बौद्ध धर्म है वो समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, वो है महिला और शूद्र पर। अगला है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, जो गौतम बुद्ध है उसके द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी कपिलवस्तु में। अगला है कि सर्वप्रथम शून्यवाद, जो शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन थे, सर्वप्रथम जो शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध
दार्शनिक कौन थे? वो थे नागार्जुन। शून्यता का सिद्धांत किसने किया था? नागार्जुन। अगला है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वो थे मखली गोसाल। अगला है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो सबसे प्राचीन विहार है वो कौन सा है? वो है नालंदा। अगला है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? किस क्षत्रिय कुल के थे? वो थे शाक्य। अगला है बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? किसे माना गया है? मैत्रेय को। अगला है किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? वह कनिष्क। भारत के उत्तर में स्थित देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? भारत के उत्तर में स्थित देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? वो था महायान। अगला है भारत के दक्षिण में स्थित देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? भारत के दक्षिण में स्थित देश हैं उनमें बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? वो था हीनयान। प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ संपन्न हुई? तो वो हुई 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में। अगला है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। अगला है कि किसके द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो था अजात शत्रु। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ संपन्न हुई? तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ संपन्न हुई? 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सबाकाबी। अगला है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में संपन्न हुई? तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में संपन्न हुई? कलाशोक के शासनकाल में। अगला है कि तृतीय बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में संपन्न हुई? तो ये तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र अशोक। अगला है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो है मोगलीपुत्र तिस्के। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई? अब है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई? तो वो हुई कुंडलवन जो है कश्मीर में। अगला है कि चतुर्बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वसुमित्र जो है अश्वघोष। अगला है इतिहास का लास्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? वो था कनिष्क। तो अपने इतिहास के कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं भारतीय संविधान। संविधान का जो विकास है जो उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा कौन से युद्ध में जीत के बाद बंगाल शासन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया? तो इसका आंसर है 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में। 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध। अगला है किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई? इसका आंसर है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर है कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया? तो वो है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर अगला है कि बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो वो है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला है कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? तो वो है एलिसा एम्प्रे 73 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला है कि
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? तो वो था व्यापारिक मामलों के लिए। फिर है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था? वो था राजनीतिक मामलों के लिए। फिर अगला देखिए, कौन से अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी, वो था 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। फिर है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? वो था 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अगला है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो वो है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। फिर है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई? तो वो है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। फिर अगला है कि किस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई? तो वो था 1857 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। फिर अगला है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया? कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया? वो था 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अगला देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया? तो इसका आंसर है कि 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। फिर अगला है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया? यह था 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। फिर है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो वो है 1861 का भारत शासन अधिनियम। अगला देखिए, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? जो विभागीय प्रणाली का प्रारंभ है वो किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? वो है, इसका आंसर है कि 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अगला देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका आंसर है 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। फिर अगला है, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई? तो वो था 1861 का भारत शासन अधिनियम। फिर है अगला, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत है किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? वह 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। फिर अगला है, किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? वह है 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। फिर अगला है, कौन से अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है? कौन से अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है? वो है 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम।
अगला है, किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया? किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया? वो था 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अगला है, भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? जो भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? वह इसका आंसर है कि 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में। फिर है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई? किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई? वह था 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। फिर है कि किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेमफोर्ड सुधार कहा गया? किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेमफोर्ड सुधार कहा गया? वह था 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। फिर है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? वह है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। फिर है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया? किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया? तो है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। फिर अगला है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? वो था 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। फिर है कि 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितनी धाराएं थी? तो 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितनी धाराएं थी? तो इसका आंसर है 451। फिर है, भारत का मिनी संविधान कौन सा अधिनियम कहलाता है? भारत का जो मिनी संविधान है वो कौन सा अधिनियम कहलाता है? वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत का मिनी संविधान है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम कहलाता है। फिर अगला है, द्वैत शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया था? जो द्वैत शासन व्यवस्था थी उसको कब समाप्त किया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। फिर है, ब्रिटिश संसद में 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया था? ब्रिटिश संसद में 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया था? वो था 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। फिर है आज का लास्ट क्वेश्चन कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जेपी कृपलानी। कौन था? कि जेपी कृपलानी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।